We are now heading towards a poem. Okay, according to the syllabus, we are having one poem called Lake Isle of Innisfree. The name of the poem is Lake Isle of Innisfree. It's a very small poem. बहुत ही छोटा सा पोयम है, लेकिन जो पोयम है इट हैज सर्टन मीनिंग्स. आपको तो एग्जाम के अकॉर्डिंग देखना है कि व्हाट इज द पोयम अबाउट. ये जो पोयम है ये एक ऐसे इंसान की है जो चाहता है वो एक ऐसी जगह पर रहे जहां कोई शोर शराबा ना हो, where there is no noise. He wants to live in solace. Solace मतलब बिल्कुल अकेले, alone. He wants to build up a small, मतलब कि he wants to live in a tranquil atmosphere. बच्चे 9th स्टैंडर्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड सच वर्ड्स, क्योंकि पेपर में ऐसे वर्ड्स आएंगे अब. तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, बिना किसी शोर शराबे के. जहां शायद जब वो छोटा था, जब वो बचपन में था, तो शायद वो वहां रहता था. तो ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू दैट प्लेस, दैट क्वाइट प्लेस. उस शांति भरे वातावरण में वो जाना चाहता है जहां उसने अपना बचपन गुजारा था. ही वॉन्ट्स टू हेयर टू द म्यूजिक ऑफ द नेचर. नेचर की आवाज को वो सुनना चाहता है. दिस इज बिकॉज हो सकता है कि he is now bored with the environment of the city. सिटी में क्या है? शोर शराबा हर जगह पे, यही तो होता है. और क्या होता है? यू हैव ओनली दिस मच. आपको क्या मिलता है एकदम इन द मेन सिटीज? आपके जो है कहीं पर मशीनें चल रही हैं, तो समवेयर इट इज द buses going on, somewhere something else is going on. So he says कि वो उस जगह पर जाना चाहता है where he had his childhood, and he wants to spend his day there, hearing to the words, hearing to the music of the nature. जहां पर वो अपने लिए एक छोटा सा हट बनाएगा. वो अपने लिए एक छोटा सा एक हट बनाएगा जिसमें वो अकेला रहेगा, जिसमें आपके हनी बीज होंगे एक तरफ, आपके जो है मी इन द अदर वर्ड्स ही वांट टू लिव विद द नेचर. वहां दरवाजे खुले होंगे, खुली हवा होगी, एंड देयर ही वुड लव लाइक टू लिव ओवर देयर. दिस इज द एंटायर पोयम. आपका जो ये पोयम है वो यही बताता है कि वो यहाँ वहां पर क्यों जाना चाहता है. परहैप्स ही यूज्ड टू लिव ओवर देयर. जब वो छोटा बच्चा था शायद वो वहां रहता था, इसीलिए शायद वो वहीं रहना चाहता है जहां पर उसका बचपन बीता था. होता है ना हम में से कई लोगों को. आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई रियली वांट टू गो बैक टू माय चाइल्डहुड, क्योंकि मेरा चाइल्डहुड मेरे को लगता है सबसे बेस्ट था, जहाँ पर हम लोग खूब धमा चौकड़ी करते थे सारे कजन्स. वी यूज टू गो फॉर द मूवीज, वी यूज टू गो फॉर, मतलब जब मन किया. मेरा जो बचपन था वो तो मेरे नानी के घर गुजरा था इन चेन्नई. तो वहां पर क्या होता था व्हेन वी यूज टू गो, मतलब मैं तो तब तक गई थी जब आई वॉज 6 or 7 years. वंस माई सिस्टर वॉज बॉर्न, उसके बाद हम बहुत कम गए हैं, ओनली ओकेजनली फॉर द फंक्शंस एंड ऑल. तो हम जब वहाँ जाते थे तो मेरे 3 कजिन से, मतलब चौथा तो पैदा नहीं हुआ था, तो बाकी 3 कजिन्स थे. तो वी यूज टू एंजॉय. सुबह अभी जैसे भी टाइम हुआ 7 बज रहे, ओके, मतलब हम लोग कैसे अपना गुजारते थे. हम लोगों का जो है वहाँ पर, आई यूज टू गो इन अप्रैल, क्योंकि मेरे एग्जाम्स खत्म होते थे. तो मम्मा मुझे अप्रैल में लेकर चली जाती थी. अप्रैल, मई, जून पूरा वहीं पर रहते थे. अप्रैल, मई एंड जून वहीं पे रहते थे हम, क्योंकि मेरी छुट्टियां होती थी. और मैं जो शुरू के पेपर होते थे ना वो मैं अटेंड नहीं करती थी, मम्मी वहां लेकर चली जाती थी. एंड वहां पर उन लोगों का क्या होता था, मेरे कजिन्स का क्या होता था, दे यूज टू हैव देयर स्कूल्स इन जून.
अप्रैल उनकी भी छुट्टियां होती थी, फिर उनका स्कूल शुरू हो जाता था, तो मैं उनके स्कूल चली जाती थी, नॉट फॉर स्टडिंग, मस्ती करने के लिए, मतलब उनके साथ में मैं वहीं पर रह जाती थी। वहां जाने के बाद मामी जी मेरे को लेकर जाती थी, तो मैं उनके साथ में एंजॉय करते हुए, खाना खाते हुए, पीते हुए, मतलब वहीं पे। देन दे यूज टू कम, फिर नाना जी हम लोगों को लेकर जाते थे टू द पार्क शाम को 4 बजे। 4 बज गए, चलो जी पार्क चलो। पहले खाना वाना खाते थे, नानी अच्छे अच्छे से खाना बनाती, फिर हम खाना खाते, फिर वहां चले जाते। देन वंस वी फिनिश्ड अवर पार्क, हम लोग 6 बजे आते, मतलब पहले मंदिर जाते आसपास के, फिर पार्क जाते, फिर घूमते घामते वापस आते, एंड देन शाम को बैठे हुए होते बाहर चबूतरे पे आराम से, एंड शाम को ऐसे बैठे बैठे चलो मूवी चलते। नाउ इट वॉज नॉट लाइक आजकल का टाइम का नहीं था, बस कोई भी मूवी चल रहे चलो चलते, उठे चल पड़े। एंड इन दिस मैनर दैट वॉज द बेस्ट टाइम विच आई वी हैड। और हम बच्चे जो थे वो खेलते खालते, हमारे लिए अपना पूरा, हम अपना, और हम लोग क्या करते थे, हम मतलब जो कजन्स वगैरह होते थे, तो वी हैड अ वेरी गुड रूम होता था, उसके अंदर हम जो भी मूवी देखते उसको दोबारा से, पूरे मूवी को दोबारा करके दिखाते। एंड वी यूज टू यूज दैट, छोटे छोटे से होते थे ना, टॉर्च होता था, तो हमारे पास में वो उस वक्त में ना वो नेगेटिव्स होते थे, उसको पीछे लगाते, वो टॉर्च से उसको बड़ा करते, एंड देन वी वुड बी एनैक्टिंग दोज मूवीज। सो वी हैड अ वेरी गुड चाइल्डहुड, एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि माई चाइल्डहुड वॉज द बेस्ट, एंड आई शुड डेफिनेटली गो बैक टू दैट एरा। तो यहाँ पर जो पोएट है, in this chapter, in this poem, he also wants the same. वो भी यही चाहता है, वो चाहता है कि वो उस एरा में जाए जहां पर उसका बचपन गुजरा था, वो टाइम when he had enjoyed his life, वो जो टाइम था जब उसने अपनी लाइफ को एंजॉय किया था, वो उस टाइम को वापस जीना चाहता है। So this is what we call as the chapter, the poem, the Lake Isle of Innisfree. Innisfree यहाँ पर जो है बेटा, it is the name of the place. ये यहाँ पर उस place का नाम है जहाँ पर poet पहले रहता था. He wants to go to that area, enjoy his life once again as he enjoyed while he was a boy. That is all about the poem, that is Lake Isle of Innisfree. Now we will be doing this poem along with the NCERT. It's a very, very short poem. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनस्फेयर। अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे वर्ड्स आपके बुक में आएंगे, तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है बच्चा पीस, पीसफुल, एकदम खामोश। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, उसने अपना जो बचपन था शायद उसने वहां पर बिताया था। द पोयम इज अ लिरिक, लिरिक होते हैं जैसे गानों के बोल होते हैं, पेपर में आता है। 1 मार्कर क्वेश्चन, द पोयम इज अ सोनेट, सोनेट होता है आपका 14 लाइन्स का पोयम, दिस इज अ लिरिक। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। द पोएट सेज, मैं जो हूं, आई हियर इज रेफर टू द पोएट विलियम ईट्स। दो है हमारे, कीट्स भी हैं और ईट्स भी हैं, ये ईट्स हैं। वाई आई एम सेइंग, आपको कंफ्यूज करने के लिए इन योर ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है। एंड ही सेज दैट ही वांट्स टू गो बैक टू इनिसफ्री। इनिसफ्री वो एरिया है, वो बचपन, वो जगह है जहां उसने अपना बचपन सुना। एंड a small cabin built there of clay and wattles. wattles आपके होते हैं बेटा जो आपके लकड़ी जैसे होते हैं, स्टिक्स होते हैं, the twisted sticks होते हैं ऐसे, उनको हम wattles बोलते हैं।
वो कहता है जो फेंस में यूज होता है, जैसे ये बना हुआ, दिस इज एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वाटल्स मेड, और मैं वहां पर अपने लिए एक छोटा सा रूम बनाऊंगा जिससे कि जैसे फेंस के होते हैं उससे. 9 bean rows will I have there. 9 bean rows का मतलब होता है वो जो है 9 rows बीन्स के लगाएगा. एंड अ hive for the honey bee, और वहां पर he will also get a honey from the honey bee hive. He will also allow the bees to make the hive. मधुमक्खी को छत्ता बनाने को भी छोड़ेगा जिससे कि उसे वहां से हनी मिले. And live alone in the big loud glade, और वो वहां पर जो है he will live aloud, जहां से बी मतलब मधुमक्खी बोलते हैं, सिर्फ आपके जो है मधुमक्खियों की आवाज होगी, उसके अलावा वहां कोई आवाज नहीं होगी. बी लाउड ग्लेड मतलब ओनली द साउंड ऑफ द bees would be loudly glading and nothing else will be there. He would live alone in that cabin. And I shall have some peace there. ये वाला पेपर में आया था आपके, मतलब in all the schools this comes. And I shall have some peace there, for peace comes from dropping slow, dropping from the wheels in the of the morning to where the cricket sings. वो कहता है कि मैं वहां पर जो हूं, आई विल बी लिविंग वेरी पीसफुली, क्योंकि पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो मतलब शांति. पीस जो है वो धीरे धीरे आती है. इट कम्स स्लोली एंड ग्रेजुअली. पीस जो है वो धीरे धीरे आती है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, बेटा व्हील्स का मतलब होता है घूंघट. व्हील्स का मतलब होता है द थिंग विच वी यूज टू हाइड अवर फेस. व्हील्स का मतलब होता है हिंदी में घूंघट, समथिंग विच वी हाइड अवर फेस. वो कहता है जब मॉर्निंग होती है, जब सुबह सुबह का टाइम होता है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग मतलब जब सुबह तो हो गई है लेकिन स्टिल इट इज डॉन, पूरी तरीके से मॉर्निंग नहीं हुआ है. इट इज क्लाउडी, मौसम जो है क्लाउडी है. वेयर द क्रिकेट सिंग्स, यहां पर जो क्रिकेट है ना वो आपके इंडिया पाकिस्तान वाला नहीं है. हेयर द क्रिकेट इज एन इंसेक्ट. जो ग्रास हॉपर होता है उसको हम बोलते हैं, जिसके छोटे छोटे लेग्स होते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ ग्रास होपर्स बट विथ शॉर्टर लेग, और वो आवाज करता है. इट एक्चुअली सिंग्स. There midnight is all a glimmer and noon a purple glow. There मतलब उस जगह पर, इनिस्फ्री के अंदर. वो कहता है जब क्रिकेट, मेल क्रिकेट गाना गाएगा and he will be enjoying it. Then रात को midnight all a glimmer मतलब the stars will be twinkling. The stars will be twinkling मतलब रात को जो है आपके जो तारे होते हैं वो ट्विंकल करेंगे. एंड देयर शाइन एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर जो होगा, सनलाइट जो होगा, इट विल हैव अ पर्पलिश ग्लो. दिन में जो है उसको एक ग्लो मिलेगा और ये सब चीजें उसको बहुत अच्छी लगेंगी. एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और शाम को मतलब सुबह तो क्लाउडी होगा, मॉर्निंग डॉन होगा जब क्रिकेट गाना गाएगा. रात को पूरे का पूरा जो स्काई है इट विल बी फुल ऑफ द स्टार्स. दिन में देयर वुड बी सनलाइट एंड इन द इवनिंग ही वुड बी सीइंग द फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स मतलब लिनेट इज एन बर्ड.
लिनेट इज अ बर्ड, उनको उड़ते हुए देखेगा. ही विल सी देम फ्लाइंग विद देयर फ्लटरिंग विंग्स, उनके विंग्स के साथ वो फ्लाई करते हुए देखेगा. सो ही वुड बी एंजॉइंग ईच एंड एवरी मूवमेंट. सुबह को भी, दोपहर को भी, शाम को भी और रात को भी. सुबह when it is the cricket is singing, रात को when the stars are shining, evening when the linnet is flying, and night when the stars are twinkling. He would be enjoying each moment of the day. I will arise and go now, for always day and night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear it in deep heart's grey core. In the end, he says, अब वो जाएगा, because all the time, for always night and day, मतलब हमेशा, always, दिन रात. He would go all the time. The sound of the lake, जो वहां पर है, लेक इनिस्फ्री के पास वहां पर है, उसकी आवाज, उसका जो वाटर लैपिंग है, वो जो पानी जो है जब वो शोर में आता है, व्हेन इट कम्स टू द शोर, तो वो पानी जब चट्टान पे पड़ता है तो वो आवाज उसके कानों में गूंजती है. आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर. लैप मतलब पानी का छप करके गिरना. He could hear that. ये जो साउंड है, this sound attracts him. कब अट्रैक्ट करता है? Either when he is standing on the roadway, जब भी वो यहाँ सिटी में सड़क पर खड़ा है, या फिर पेवमेंट पे खड़ा है, यानी कि आपके जो पेवमेंट्स होते हैं रोड के पास, उस पर खड़ा है, कहीं पर भी खड़ा होता है, उसको बार बार वो आवाज सुनाई देती है अपने दिल में. I hear it in the deep heart's core. वो अपने दिल में उस आवाज को सुनता है जो उसको बुला रहा है अपनी तरफ कि आओ, इनिस्फ्री आओ, live here. So this is the poem, the Lake Isle. Isle is island, छोटा सा, of Innisfree. I am repeating the poem once again for all of you, and then we would be discussing the poetic device of the poem. I will arise and go now and go to Innisfree. पहले स्टैंजा में the poet says कि वो अब जो है he wants to go to Innisfree. Now what is Innisfree? Innisfree is a place जहां उसने अपना बचपन गुजारा था. The place where he had spent his childhood. It's a calm and quiet place near the nature. And वहां पर जाकर वो क्या करेगा? He would build a small cabin. वो वहां पर एक छोटा सा कॉटेज बनाएगा अपने लिए, out of the wattles and the clay. जो आपके क्ले होता है वो, एंड जो पत्ते होते हैं और जो लकड़ी होती है, उनसे वो वहां पर जो है एक केबिन बनाएगा, यानी कि एक छोटा सा कॉटेज बनाएगा, और 9 रोज में वो बीन्स जो है उनको उगाएगा. प्लस he will also have a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glade, यानी कि where the bees are buzzing, जहां पर आपके जो बीज हैं वो आवाज कर रहे हैं, वो वहां पर अकेला रहेगा. No one else will be there. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. वो कहता है मुझे वहां पर जाने के बाद I'll be peaceful. Why? Because peace जो है वो slowly and gradually आता है. कब आता है? First, dropping from the wheels of the morning. सुबह जब होती है, सुबह का जो घूंघट खुलता है, रात से जब सुबह होती है, when the male cricket, the insect, the grasshopper sings,
with its sweet voice. He would get peace. There midnight is all a glimmer. There matlab in Innisfree, he would be able to see the sky full of stars and the noon a purple glow. दोपहर को he would be seeing the sunlight and evening full of linnet's wings. शाम को he would be seeing the bird fluttering its wings and flying away, क्योंकि शाम को सारे के सारे जो birds होते हैं वो अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं. I will arise and go now for always night and day. अब मैं जाऊंगा. क्यों? क्योंकि मुझे दिन रात, because for यहाँ पर है because दिन रात I am able to hear the water, lake water lapping with low sounds by the shore. मुझे जो है लेक के जो पानी है जो बार बार किनारे पे आती है उसकी आवाज मुझे बुला रही है. The lake water is calling me. The lake water is calling me. While I stand on the roadway or on the pavement's grey. जब मैं रोड पर या मैं पेवमेंट पे खड़ा हूं तो मुझे बार बार मेरे दिल के अंदर वो पानी की आवाज मुझे बुला रही है और इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा. So that is the poem what we call as Lake Isle of Innisfree. Hive for honeybee. The letter H is repeated. The letter H is repeated. Therefore, this is alliteration. Hive और honeybee दोनों जो है आपका H है. Then the next is lake water lapping with low. Lake water lapping with low. यानी कि इसके अंदर आप देख सकते हो लेक L, लैपिंग L एंड लो यानी कि L. ये तीनों आपके जो है रिपीटेड है. दैट इज अगेन alliteration. Then I and I. यहाँ पर आपका next लाइन में जो है it is repeated. So it is anaphora. कोई भी जो word होता है if it is repeated in the next line, साथ में होगा तो repetition है, right? लेकिन अगले लाइन में होगा तो उसको हम बोलते हैं anaphora. It's called as anaphora. Simply the next is where the wheels of the morning. The morning has been personified. मतलब उसने लिखा है मॉर्निंग घूंघट पहनता है. So now morning does not wear घूंघट. It is just a personification. It's just a personification. Then night and day. दो ऑपोजिट चीज साथ में लिखा हुआ है. दो ऑपोजिट, दिन और रात आपका जो है ऑपोजिट होता है. सो जब दो चीजें आपके ऑपोजिट साथ में आती हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन. उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन. ड्रॉपिंग, स्लो ड्रॉपिंग इज रिपीटेड. जो वर्ड ड्रॉपिंग है उसको रिपीट किया गया है. सो इट इज रेपिटिशन. इट इज रेपिटिशन.
and the rhyme scheme is AB. कैसे? Innisfree A, Wattles made B, Innisfree हनी बी, दोनों में ई की मतलब कि ई का साउंड आ रहा है, सो इट इज ऑल्सो ए. मेड एंड ग्लेड, दोनों में एड का साउंड आ रहा है तो बी, सो ए बी. अगर आप दूसरा देखते हो, स्लो ए, सिंग्स बी, ग्लो ए, सिंग्स के जैसा विंग्स इसीलिए बी, ए बी. डे ए, शोर बी, डे के जैसा ग्रे ए एंड शोर के जैसा कोर इसीलिए बी. तो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी एंड द पोएट इज विलियम बी ईट्स. याद रखना ईट्स, YEAT, क्योंकि एक कीट्स भी है और एक ईट्स भी है. So this is the poem and these are the main poetic devices that can come from this poem. I will rise and go and now. वैसे तो उसके अंदर you are also having the refrain. आपका refrain भी है. refrain होता है कभी भी कोई भी आपका जो लाइन है it is repeated once again. जैसे I will rise and go and now जो है it has been repeated. So it is also there, लेकिन आपके पेपर में नहीं होगा. आपके पेपर में अलिट्रेशन हो सकता है. हाई फॉर द हनी बी, हाई फॉर द हनी बी, तो इसमें जो आपका एच है इट हैज बीन रिपीटेड, तो इट इज अलिट्रेशन. लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड, एल इज रिपीटेड, आपका यहाँ पर जो एल है वो रिपीट है इसीलिए अलिट्रेशन. देन ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम में ड्रॉपिंग रिपीटेड है तो रेपिटिशन. व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग पर्सोनिफिकेशन भी है और मेटाफॉर भी है. देन आपका एनाफोरा, आई विल अराइज, आई हियर, आई जो है वो बार बार आपका रिपीट हुआ है इन द नेक्स्ट लाइन, इसीलिए वो भी है. एंड देन यू हैव ऑक्सीमोरन, नाइट एंड डे, वो भी है आपके. And then even you are having many assonance also. Assonance पता क्या होता है? जब आपका कोई भी vowel repeat होता है inside a sentence. जैसे small a, cabin a, clay a, wattles a and made may be a. So this is called as assonance. So the main poetic devices used in this poem is alliteration, metaphor, oxymoron, anaphora, then the rhyme scheme is A B. ये तो आपको अच्छे से you all should know, and the name of the poet. That's a poem what we call as Lake Isle of Innisfree.